हार्मोनिक ऑसिलेटर का टॉपिक हम कर रहे हैं और इस टॉपिक में गुज़िश्ता लेक्चर में हमने वेव फंक्शन निकालना सीख लिया था और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी भी हमने निकाल ली थी। इनफैक्ट ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन निकाला, हमने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन निकाला और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन भी अ, आप लोगों ने निकाल लिया होगा। तो इन जनरल आपके सामने ये जो वेव फंक्शन मैंने दिखाया है, so this psi naught is a ground state wave function, psi 1 first excited state, psi 2 second excited state, psi 3 third excited state, और इस तरह से आप तमाम स्टेट के लिए वेव फंक्शन की वैल्यू लिख सकते हैं। अब ये जो वेव फंक्शन आपको नजर आ रहा है, ये उन वेव फंक्शन से कदरे मुख्तलिफ है जो हमने निकाला था, लेकिन सिर्फ फ़र्क यहाँ पर अल्फ़ा का है। यानी अल्फ़ा का इस्तेमाल मैंने यहाँ पर इसलिए किया है कि आप लोगों को वेव फंक्शन याद करने में या इस्तेमाल करने में थोड़ी-सी सहूलत हो जाए। यानी अल्फ़ा इज़ एक्चुअली in all of the following equation is defined as m omega 4 h cut। तो अगर ये सब्स्टिट्यूशन हम अपनी इन वेव फंक्शन में कर दें तो फिर ये एग्जैक्टली वही वेव फंक्शन बन जाएंगी जो हमने ड्राइव किया था। और जब आप कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो वहां पर भी आपको इस्तेमाल करने में सहूलत होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखना चाहते हैं कि इन वेव फंक्शन और उनकी प्रोबेबिलिटी को हम जब प्लॉट करेंगे तो वहां से हमें ये अंदाजा होगा कि क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर और क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या फ़र्क है। एक फ़र्क के बारे में तो आप बहुत वाज़ेह तौर पे जानते हैं कि क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर जो पार्टिकल की पोज़ीशन है वो कंटीन्यूअस होती है। उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये पार्टिकल किस जगह पे हो और किस जगह पे ना हो। यकीनी तौर पर वहाँ पर प्रोबेबिलिटी की तब्दीली तो वाक़ई होती है। यानी अगर आप एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल ज़हन में लेके आएँ, जो कि एक पैराबोलिक शेप की तरह होता है, तो जब हार्मोनिक ऑसिलेटर में पार्टिकल लेफ्ट और राइट मूव करेगा, तो उसकी जो पोटेंशियल शेप है, वो एक एक पैराबोलिक शेप की होती है। यानी कुछ इस तरह से होगा। I mean, let's say this is vertical line or and this is a parabolic potential. Or and let's suppose this is our extreme position, इसको हम -x0 कहते हैं, and say this is our another extreme position x0 plus, और ये origin है say x is equals to 0। अब ये पार्टिकल इस पोटेंशियल के अंदर यहाँ से मूव करेगा टूवर्ड्स x0 और उसके बाद दोबारा से मूव करेगा अनदर एक्सट्रीम पोजीशन और इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करेगा। अब क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का मकसद ये होता है कि पार्टिकल किस जगह पर कितनी देर तक एग्जिस्ट कर सकता है। तो x इज इक्वल टू 0 पर चूंकि पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, लिहाजा पार्टिकल बहुत कम वक्त के लिए यहाँ पर अवेलेबल होगा। जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पर आप भी जानते हैं कि पार्टिकल की स्पीड कम होते होते 0 हो जाती है, और यही सूरत दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ भी होती है। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल जिस जगह पर ज्यादा अवेलेबल है तो उस जगह की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, और जिस जगह पे पार्टिकल कम अवेलेबल होगा, थोड़े वक्त के लिए होगा, वहां पर प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये बात तो वाज़ेह है कि किसी जगह पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर प्रोबेबिलिटी जब आप निकालेंगे तो वो ज्यादा होगा, और सेंटर पोजीशन पर
यानी मीन पोजीशन पर उसकी प्रोबेबिलिटी कम निकलेगी। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होगा कि आप किसी जगह पर प्रोबेबिलिटी निकालें और वहां पर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर आ जाए। और क्लासिकल सिस्टम में ये हो नहीं सकता, इसलिए कि पार्टिकल के पास कंटिन्यूस स्टेट अवेलेबल है। तो जाहिर है उसकी प्रोबेबिलिटी भी हर जगह पर आपके पास नॉन जीरो निकलेगी। अब बिल्कुल इसके बरक्स हम वन डायमेंशनल बॉक्स में भी ये देख चुके हैं कि वेव फंक्शन और उसकी प्रोबेबिलिटी को जब प्लॉट किया जाता है तो पार्टिकल के पास तमाम अवेलेबल स्टेट नहीं होती है किसी बाउंड सिस्टम के अंदर। वहां पर भी हमने देखा था कि डिफरेंट एनर्जी स्टेट में डिफरेंट प्रोबेबिलिटी निकली थी और हमने नोड्स भी कैलकुलेट किए थे हर स्टेट के अंदर। और जैसे जैसे हम हायर स्टेट की तरफ जा रहे थे तो नोड्स की तादाद बढ़ती चली जा रही थी। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि हर स्टेट का जो फंक्शन है वो उसमें एक और तब्दीली वाक़ई हो रही थी। यानी एक स्टेट का फंक्शन अगर इवन था तो उसका जो नेक्स्ट स्टेट होगा वो ऑड फंक्शन है, और उसके बाद दोबारा से इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। और बाउंड सिस्टम में पार्टिकल की स्टेट अगर इस तरह से इवन और ऑड फंक्शन होती चली जाती है तो हमारे लिए सहूलत हो जाती है कि हम उसका जब इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमें इंटीग्रल पूरे का पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता, बल्कि स्टैंडर्ड इंटीग्रल से ही हम गुजारा कर लेते हैं। तो चलिए हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे इस केस में यानी हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के केस में एक्चुअली हम इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकल के आती है एज कंपेयर टू द क्लासिकल सिस्टम। तो यहाँ पर मैंने ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन लिखा है, जिसके बारे में आप जानते हैं, हमने ये ड्राइव भी किया था। और ये जो एक पैराबोलिक पोटेंशियल मैंने आपके सामने बनाया है, दिस इज एग्जैक्टली द हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। और इसके अंदर डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, n is equals to 0, n is equals to 1 वगैरह वगैरह। और हर n के लिए हम यहाँ पर उसका फंक्शन ड्रॉ करेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद हम ये देखना चाहेंगे कि क्लासिकल सिस्टम से क्वांटम सिस्टम किस कदर मुख्तलिफ हो सकता है। तो ये कुछ मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं, लेकिन चलिए पहले मैं इसको प्लॉट करता हूं और उसके बाद हम इस प्रॉपर्टी की तरफ वापस आते हैं। So first let me draw the wave function for a ground state, जो कि ये वाली स्टेट है। और इसका जो फंक्शन का जो प्लॉट होगा वो मैंने यहाँ पर राइट साइड पर दिखाया है। दिस करस्पॉन्ड्स टू द साई नॉट। एंड यकीनी तौर पर आप ये जानते हैं कि जो क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उस प्रॉपर्टीज के तहत बाउंड्रीज पर जाते जाते उस फंक्शन को कोलैप्स होना ही चाहिए, सिंगल वैल्यू होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो उस लिहाज से ये जो वेव फंक्शन है साई नॉट, ये तमाम उन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है जो कि क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन की होनी चाहिए। अब अगर मैं इसका स्क्वायर प्लॉट कर दूं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर x है और वर्टिकल एक्सिस पर साई नॉट है। नाउ लेट मी ड्रॉ साई नॉट, जिसमें हम ज्यादा कुछ देख सकते हैं। सो दिस ग्राफ corresponds to the psi naught square, और अगेन यहाँ पर भी वर्टिकल एक्सिस पर psi naught स्क्वायर है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर x प्लॉट किया गया है। तो यकीनी तौर पर इसका जो ग्राफ है वो psi naught की ही तरह होगा, बस फर्क ये है कि psi naught के मुकाबले में psi naught स्क्वायर का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने उसका स्क्वायर कर दिया है। अब यहाँ से एक अहम बात
हम यहाँ से देख सकते हैं कि इस साई नॉट स्क्वायर के अंदर नंबर ऑफ नोड्स अगर तलाश करेंगे, एंड इफ यू रिकॉल हमने नोड्स को डिफाइन किया था कि नोड्स इज अ पोजीशन वेयर पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट, या पार्टिकल के लिए वो स्टेट अलाउड नहीं होती है, अवेलेबल नहीं है। तो साई नॉट स्क्वायर में आपको किसी भी जगह पर कोई नोड्स नहीं मिलेगा, इसलिए कि ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। And the second point is that the psi naught is even function. Even function की क्या definition होती है? I mean, all symmetric wave functions is called even function. Mathematically आप उसको इस तरह से check कर सकते हैं कि आप x को minus x के साथ replace करें, and if the function repeat itself, then the function is said to be even function. तो ground state even function है। और जब inner product calculate करेंगे, इसका तरीका ये होता है कि आप डिफरेंट इंडिसेस, यानी फॉर एग्जांपल ग्राउंड स्टेट को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के साथ, या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को सेकंड एक्साइटेड स्टेट के साथ, डिफरेंट इंडिसेस के साथ माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल हैव 0। और अगर सेम इंडिसेस होगा तो ये 1 होगा। सो दिस 1 corresponds to the normalization condition and 0 corresponds to the orthogonal condition। और एक और अहम बात कि अगर आपके पास इस तरह का सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, यानी यहाँ पर अगर कोई मिरर आप रख दें तो आप ये देखेंगे कि फंक्शन इटसेल्फ रिपीट इटसेल्फ। तो इस तरह की सूरत को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव पैरिटी। अब ये पैरिटी का जिक्र इससे पहले नहीं आया, बट कीप इन माइंड दैट पैरिटी इज वन ऑफ द पॉसिबल ऑपरेशन जहां से हमें ये अंदाजा होता है कि अगर फंक्शन सिमेट्रिक है तो उसकी पैरिटी पॉजिटिव होती है, और अगर फंक्शन एंटी सिमेट्रिक है तो उसकी पैरिटी नेगेटिव होती है। अब इस पैरिटी के पॉजिटिव होने और नेगेटिव होने से हमें फायदा क्या होता है, कहाँ पे हमें सहूलत होती है, कैलकुलेशंस के अंदर आसानी कहाँ होती है, मेरे ख्याल है कि फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, लेकिन इस टर्मिनोलॉजी को अपने जहन में रखिएगा। जब हम आगे इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये लफ्ज आपके लिए नया नहीं रहेगा। And keep in mind that the parity or space inversion operation converts a right-handed coordinate system to the left-handed. Simply, जब आप ये replace करेंगे x को exactly माइनस के साथ, तो ये बिल्कुल रिपीट करेगा अपने आप को without distortion of its shape. Now let's move on to the first excited state, which is psi 1. और अब मैं जा रहा हूँ n is equals to 1 के लिए, जो वेव फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो आपके पास psi 1 कुछ इस तरह से आएगा। Once again, ये जो I mean बाउंड्रीज है यहाँ पर, so these are the boundaries, one boundary and another boundary। यहाँ पर वेव फंक्शन कोलैप्स होना चाहिए और कोलैप्स हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ विद इन द हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल जो psi 1 है ये ऑसिलेट कर रहा है, यानी इस कोऑर्डिनेट में ये पॉजिटिव है और उसके बाद इस कोऑर्डिनेट में ये नेगेटिव हो गया है। लेकिन जब आप psi 1 स्क्वायर प्लॉट करेंगे तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो नेगेटिव फंक्शन था वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और इनके मैग्नीट्यूड के अंदर भी इजाफा होगा क्योंकि ये psi 1 स्क्वायर है। अच्छा, अहम बात ये कि जब आप यहाँ पर नोड्स कैलकुलेट करेंगे तो यू विल फाइंड दैट one node is available. So one node in first state. First state means first excited state. और नोड के आ जाने का मतलब ये होगा कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर किसी तौर पर अवेलेबल नहीं हो सकता, यानी ये मीन पोजीशन पार्टिकल के लिए अलाउड स्टेट नहीं है, और मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में पार्टिकल मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के साथ अवेलेबल होगा, और यही सूरत
दूसरी साइड पे भी होगा। तो यानी आप ये देख रहे हैं कि दो पोजीशन के ऊपर पार्टिकल सेम प्रोबेबिलिटी के साथ एक वक्त में अवेलेबल हो सकता है। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जिस तरह हमने वन डायमेंशनल बॉक्स में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लिखा था। तो वन नोट इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड psi 1 इज ऑड फंक्शन। यहाँ से आप देख सकते हैं कि चूंकि इसका एग्जैक्ट इन्वर्जन अवेलेबल नहीं है तो फिर ये ऑड फंक्शन कराएगा, और मैथमेटिकली भी आप इस फंक्शन को x को -x से रिप्लेस करके देख सकते हैं। And similarly, if you calculate the inner products as we did before, then we get orthogonal condition and normalization condition. And last, that in this case, because inversion is not available in the first excited state, so that the parity is negative in this case. And now let's move on to the second excited state, psi 2. और psi 2 means n is equals to 2, और इसके corresponding जब आप फंक्शन ड्रॉ करेंगे तो आपका जो वेव फंक्शन है वंस अगेन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वेव फंक्शन कोलैप्स होगा, और जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, सो इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट्स वी हैव टू नोड्स। से फॉर एग्जांपल ये वन नोड्स जहां पर इसका जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है 0 हो जाएगा, और एक नोड ये है। बाउंड्रीज के ऊपर जो फंक्शन कोलैप्स होता है ये नोड्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये तो वेव फंक्शन की अपनी प्रॉपर्टी ही होती है कि बाउंड्रीज के ऊपर उस फंक्शन को कोलैप्स होना ही होता है, और उसकी वजह ये है कि वहां से चूंकि उसने रिटर्न बैक होना है, तो जिसको हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं, तो इन बाउंड्रीज पर फंक्शन के 0 होने की वजह ये है कि ये दीज आर कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट, जहां से वो पार्टिकल दोबारा से रिवर्ट बैक होगा। तो नोड्स की तादाद सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 2 है, यानी n2, so that the number of nodes is 2. And second excited state again even as similar as the ground state, and inner product calculate करेंगे तो again you will have orthogonal and normalization condition. And in this case, as the inversion is available, so the parity is positive. And if you go for third excited state, यहाँ पे मैंने फंक्शन नहीं लिखा है, लेकिन आप फर्स्ट स्लाइड से वो फंक्शन देख सकते हैं, और इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो psi 3 का फंक्शन कुछ इस तरह होगा। And if you draw the probability of, in fact, probability density of the psi 3, then the number of nodes will be 1, 2, 3. So ये मैं कह सकता हूँ कि number of nodes की तादाद number of n के बराबर होती है। n जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, नोड्स की तादाद भी उसी लिहाज से बढ़ती चली जाएगी। और थर्ड स्टेट में आप देख सकते हैं मीन पोजीशन भी अलाउड नहीं है, और इसके अलावा 2 और ऐसी पोजीशन है जहां पर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और इसके अलावा पार्टिकल मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इन 2 पोजीशन पे हो सकता है, सेम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। इसी तरह से 2 और पोजीशन ऐसी है जहां पर वो सेम प्रोबेबिलिटी के साथ एग्जिस्ट कर सकता है। And so that the psi 3 is odd function, and if you see the parity operation, then you will find that the psi 3 has a negative parity. ये मैंने तमाम फंक्शन को एक साथ प्लॉट किया है, और ये horizontal line जो नजर आ रही है, so this is corresponds to the psi naught, n is equals to 0, and this state corresponds to n is equals to 1, n is equals to 2, and n is equals to 3. So this is in fact psi 3, psi 2, psi 1, and psi naught. और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि वेव फंक्शन जो हमने इससे पहले अलग अलग प्लॉट किया था, यहाँ पर एक साथ प्लॉट किया गया है, और चूंकि ये वेव फंक्शन है तो वेव फंक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और
नेगेटिव भी हो सकता है। और जैसे जैसे ये वेव फंक्शन बाउंड्री की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो रही है और अल्टीमेटली दैट इंटेंसिटी रीच टू द जीरो वैल्यू, जो कि क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन की एक बहुत अहम प्रॉपर्टी होती है। अब इसके साथ अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को प्लॉट करूं तो उसको तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो जो पीक नेगेटिव हैं वो भी यहाँ पे पॉजिटिव हो गई हैं। सो अगेन n इज इक्वल्स टू 0 के लिए आप ये देख चुके हैं कि मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी और कोई नोड अवेलेबल नहीं है। n इज इक्वल्स टू 1 पर जाएंगे, one node is available, that means particle is not allowed at mean position. However, 2 point has the same probability density in n is equals to 1, और n2 के अंदर नंबर ऑफ नोड्स 2 होंगे और मीन पोजीशन पर भी पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में किसी जगह पर लेफ्ट साइड पर और उसी तरह से राइट साइड पर पार्टिकल अवेलेबल नहीं होगा। और इसी तरह से n इज इक्वल टू 3 के अंदर भी आप देख सकते हैं कि नोड की तादाद एग्जैक्टली बराबर होती है नंबर ऑफ n के। अब यहाँ पर एक बात जो अहम जो मैं आप लोगों को इस पिक्चर से बताना चाहता हूँ कि क्लासिकल पार्टिकल के अंदर आपने ये देखा था कि ये जो पोटेंशियल की जो शेप है, दिस इज नथिंग बट द बाउंड्री इन द एनर्जी ग्राफ, और इस बाउंड्री पर पार्टिकल जब आएगा तो फिर यहाँ से उसको लाजमी तौर से वापस जाना है, क्योंकि बाउंड्री पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 के बराबर हो जाती है और फिर वो दोबारा से मीन पोजीशन पे आता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और अगेन दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, दोबारा से पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी और इस तरह से ये दोनों बाउंड्रीज के दरमियान ऑसिलेट करेगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में चूंकि क्लासिकल से चीजें काफी मुख्तलिफ हैं, सबसे फर्क तो ये है कि यहाँ पर तमाम की तमाम स्टेट अवेलेबल नहीं है, जबकि क्लासिकल सिस्टम में तमाम स्टेट्स अवेलेबल होती हैं। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक से ज्यादा जगह पर बराबर होगी, जबकि क्लासिकल सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर किसी जगह पे पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, किसी जगह पर नहीं होती है, लेकिन क्लासिकल सिस्टम में पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी किसी भी जगह पर 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो ये बहुत सारे फर्क हैं क्वांटम सिस्टम में और क्लासिकल सिस्टम में। एक और बड़ी अहम चीज जो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ग्राउंड स्टेट के वेव फंक्शन को अगर आप गौर से देखें तो यकीनी तौर पर मीन पोजीशन पर ये मैक्सिमम है, और जैसे जैसे ये बाउंड्री की तरफ जा रहा है ये इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है। लेकिन बाउंड्री के ऊपर इसकी इंटेंसिटी बिल्कुल 0 नहीं हुई है, जैसा कि क्लासिकल पार्टिकल के अंदर होता है, बल्कि बाउंड्री से भी ये बाहर आ गया और उसके बाद कुछ दूर जाकर इसकी जो इंटेंसिटी है वो 0 हुई है। और ये बड़ी हैरान कुन बात है क्वांटम मैकेनिक्स की कि पार्टिकल उस बाउंड्री को भी क्रॉस करके बाहर आ गया और उसके बाद फिर उसका जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है वो बाउंड्री नहीं बल्कि बाउंड्री के बाहर किसी जगह पर वो उसकी इंटेंसिटी 0 होती है, और यानी इंटेंसिटी 0 होने का मतलब है कि वहां पर वेलोसिटी इसकी 0 होगी और दोबारा से वो पार्टिकल उस पोटेंशियल में सेंट्रल पोटेंशियल की वजह से अंदर की तरफ आएगा। और सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि दूसरी जानिब भी यही सूरत हाल है कि बाउंड्री से रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, बल्कि बाउंड्री के बाहर किसी जगह पर पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। और ये चीजें सिर्फ और सिर्फ n इज इक्वल टू 0 के अंदर नहीं है, बल्कि यही चीज आप n इज इक्वल टू 1 के अंदर भी देख सकते हैं दोनों जानिब, और n2 के अंदर भी यही सिलसिला है। बट द डिफरेंस इज दैट एज द n इंक्रीजेज तो ये जो बाउंड्री के बाहर प्रोबेबिलिटी है ये कम होती जा रही है, और n इज इक्वल टू 3 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो अपेरेंटली ये 0 है, लेकिन इसको अगर मैं ब्लोन अप करूंगा तो
कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी बाउंड्री के बाहर भी मिलेगी, और इस जानिब भी यही सिचुएशन है। तो n की वैल्यू को मजीद अगर बढ़ाते चले जाएगा तो फिर पार्टिकल बाउंड्री से बाहर कम से कम अवेलेबल होगा, और कन्वर्सली n अगर मैं कम करते चले जाऊंगा तो पार्टिकल बाउंड्री से बाहर उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा होती चली जाएगी, जबकि क्लासिकल सिस्टम में एग्जैक्टली वो ऐसा नहीं होता। बाउंड्री से, एग्जैक्ट बाउंड्री से पार्टिकल रिवर्ट बैक होगा, क्योंकि बाउंड्री पर वेलोसिटी 0 के बराबर हो जाती है, और जब 0 के बराबर है तो जाहिर है पार्टिकल आगे की तरफ नहीं जाएगा। तो ये एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में पार्टिकल बाउंड्री को क्रॉस करके कुछ दूर जाता है और उसके बाद फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक टू द सेंट्रल पोटेंशियल। इसकी वजह तो एक टनलिंग है, दिस इज कॉल्ड द क्वांटम टनलिंग, और हमारा पूरा टॉपिक है जो हम इसको कवर करेंगे। लेकिन आपके लिए सवाल ये है कि ये जैसे जैसे n की वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे पार्टिकल की जो टनलिंग है, ये जो टनलिंग प्रोबेबिलिटी है वो कम होती चली जा रही है। तो आपने ये बताना है कि n बढ़ाने के साथ साथ पार्टिकल की जो टनलिंग प्रोबेबिलिटी है ये कम क्यों हो रही है, और मैं चाहूंगा कि हर स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करे। व्हाट्सएप के ऊपर आप जो समझते हैं, जो इंटरप्रिटेशन आपके जहन में आती है उसे शेयर करें, और उसके बाद फिर फाइनली हम उसके ऊपर अपना कमेंट भी देंगे। So this is the end of the today's lecture.